जी अनिल जी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में जो आज स्टॉक मैंने चुना है वो है एबॉट इंडिया, एक एमएनसी फार्मा कंपनी है अनिल जी। बहुत ही दमदार कंपनी है। इनफैक्ट इसके जो टॉप लाइन फंडामेंटली अगर हम देखें तो टॉप लाइन में जो हिसाब से लास्ट 4-5 साल में हमने ग्रोथ देखा है अनिल जी, बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इनफैक्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गया अगर हम लास्ट 5 साल का डेटा देखें। सो बहुत ही अच्छी बढ़त वहां पे देखने मिली है। मार्जिन इनफैक्ट जो 14-15% के आसपास हुआ करते थे अब 21% के आसपास मार्जिन हो चुके हैं अनिल जी। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा हमें ग्रोथ देखने मिला है। फंडामेंटली बहुत ही दमदार कंपनी है। टेक्निकली अगर मैं देख रहा हूँ, जब इसको देख रहा हूँ अगर इसको हमें टाइम करना है तो क्या है सही टाइम है तो बिल्कुल अनिल जी। रिसेंटली ये स्टॉक ने फिर से एक गोल्डन क्रॉस ओवर दिया है उसके डेली चार्ट्स के ऊपर। दैट इज क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऑन द डाउन साइड 15,100 का बहुत ही इमीडिएट बेसिस पर एक अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक में, और 16,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो केवल 900 पॉइंट का एक रिस्क है जी ऑन क्लोजिंग बेसिस। मैं समझता हूँ कि जब तक ये लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और जो हिसाब से ये स्टॉक ने फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका 4th वेव खत्म हो चुका है और इतने बढ़िया इसके मार्जिन में इंप्रूवमेंट, सेल्स ग्रोथ देखने मिल रही है। सो प्रोबेबिलिटी काफी है जी कि ये स्टॉक भी अब गोइंग फॉरवर्ड एक फिर से लाइफ टाइम हाई बनाया इसके 5th वेव में, और इसके टारगेट जो बनकर आ रहे हैं वो 18,500 के एनर्जी। तो 2,500 पॉइंट जो पहले उसका प्रीवियस हाई था वही आसपास के टारगेट से 18,500 के 2,500 पॉइंट्स की अपसाइड में यहाँ से देखता हूँ, और केवल 900 पॉइंट का एक रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2.5 का बन रहा है। एबॉट इंडिया मेरा लॉन्ग टर्म कैटेगरी का स्टॉक है आज का। फर्मेंटा बायोटेक जो विच इज द ओनली विटामिन D3 API मैन्युफैक्चर इंडिया में, और ये काफी इंपॉर्टेंट विटामिन सप्लीमेंट है और इसका जो ग्लोबल पोजीशनिंग है काफी स्ट्रांग है। 80% ऑफ द टॉप लाइन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी इज फ्रॉम D3 API और ये सप्लाई करती है करीब 300 कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। इसका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है करीब 18% पर एनम एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट 3 years। और दिस कंपनी इज गोइंग टू एन एक्सपेंशन, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है अंकलेश्वर में, where they'll make cholesterol जो D3 विटामिन D3 के लिए लाइक रॉ मटेरियल है। और इन लोग बाकी भी प्रोडक्ट्स अभी बना रहे हैं, विटामिन A, E, D2 और K, which is quite again important in that space। न्यूट्रास्यूटिकल्स भी काफी बड़ा मार्केट है अभी। इट्स ग्रोइंग एट अबाउट 21% इन इंडिया, और यहाँ भी इनका प्रेजेंस है। एंटीऑक्सीडेंट्स बनाती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मिनरल्स बनाते हैं। तो looking at the performance, very strong EBITDA margins, about 27% EBITDA margins है। Expected EPS in FY23 is about 23 rupees, और इसके लिए मेरा जो टारगेट है for Fermenta, it's about 460 in medium term। जी अनिल जी पोजिशनल कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है मैंने वो है ITI, जो करीब अभी 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अनिल जी 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीदना है और बहुत ही बढ़िया लेवल्स पर ये आ चुका है। फिर से ये स्टॉक ने अपने 200 डेमा 50 डेमा के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से लोअर एंड ऑफ द फॉलिंग चैनल से ये स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। और खास कर अनिल जी इसकी मैं एक और चीज देखूं तो मंथली या तो मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के इसके इंडिकेटर्स तो काफी बुलिश है ही, बट पोजिशनली मैं कहूंगा कि ऑन अ वीकली चार्ट काफी समय से ये स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन या तो एक गिरावट हमें देखने मिली। अगस्त 2020 से लेकर अब तक हमें एक फॉल देखने मिला, एक कंसोलिडेशन करेक्शन देखने मिला। उसके कारण इसके जो इंडिकेटर्स है वो काफी ओवर सोल्ड हो चुके हैं पोजिशनली, और वहां पे अब एक रिवर्सल देखने मिल रहा है जी, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि ये स्टॉक में यहाँ से अब मोमेंटम और बढ़ना चाहिए। मेरे टारगेट जो यहाँ पे बनकर आ रहे हैं वो 175 के 123 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 175 का इसका टारगेट रहेगा। डाउन साइड में जी मुझे ऐसा लग रहा है 110 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जो छोटा सा एक स्टॉप लॉस है 13 पॉइंट्स का, टारगेट ऊपर में लगभग 50 पॉइंट के बन रहे हैं। ITI पोजिशनल कैटेगरी का स्टॉक है। तो ये है आपके लिए ITI। और ITI यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें, जैसे सब लोग चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या फिर गोल्ड में किसी भी तरह की ज्वेलरी में अगर आपने खरीदारी की हो, इस कंपनी का नाम आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं क्योंकि देश की सबसे बड़ी ज्वेलरी कंपनियों में से एक है। और त्रिशूर में उन्होंने 1993 में पहले शोरूम के साथ ज्वेलरी बिजनेस की शुरुआत, और अब इस वक्त 107 शोरूम इनके हिंदुस्तान में है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है। 30 से ज्यादा शोरूम वहां पर हैं। कंपनी के पास 766 माई कल्याण लोकेशंस हैं और वहां से कंपनी अपना कारोबार करती है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
रमेश कल्याण रमन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। रमेश कल्याण रमन साहब का मैं परिचय आपको दे दूं, 26 सालों से ज्यादा का गहरा अनुभव है और ये 4th जनरेशन बिजनेसमैन है इस ज्वेलरी बिजनेस में और बिजनेस स्टडीज में ग्रेजुएशन वो कर चुके हैं और कल्याण ज्वेलर्स की ब्रांड को न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि मिडिल ईस्ट में और एशिया में पहुंचाने का बड़ा काम रमेश जी ने किया है और इससे पहले वो हॉलमार्क ज्वेलरी और ये सारी रिटेल रेट टैग करने का भी काम उन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की। पर्सनल तौर पर मूवीज देखना बड़ा पसंद करते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं उनका चेहरा चमक रहा है, फिट दिख रहे हैं एकदम, यानी कि किसी भी दिन वर्कआउट मिस नहीं करते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं। रमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने वक्त निकाला। सबसे पहले आपके नतीजों के साथ शुरुआत करते हैं। अच्छी रही है तिमाही, जो रिजल्ट्स में देख रहा हूँ कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यू आपका 42% बढ़ा है, एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 27%, मार्जिन फ्लैट रहे लेकिन मुनाफा 54% बढ़कर आया है। इस अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे की वजह बताएं, क्या बेस इफेक्ट की वजह से ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं या फिर वाकई में डिमांड में सुधार होता दिख रहा है? ट्रिगर्स क्या रहे हैं सर? Q4 we saw a very healthy growth in terms of revenue. Q4 actually we grew by 60% in India, and on a console level we grew by 43%. The major driver for the revenue was the shift from unorganized to the organized. We saw a lot of new customers walking in, and the wedding related revenue also was in great demand. Q3 also there was good momentum, but Q4 the momentum was further accelerated. So this was the driving force for the revenue growth in Q4. And when we started this financial year, April, we saw good momentum like Q4. But unfortunately, after the second week of April, we started seeing our showrooms closing down, a lot of states announcing state lockdowns, etc. And if you look at today, more than 80% of our showrooms are remaining closed. ओके तो ये आपके लिए बड़े ट्रिगर्स हैं इस क्वार्टर में रिजल्ट्स के। और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज कही, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जो आपके कस्टमर्स हैं उनका भरोसा बढ़ रहा है, वो अब खरीदारी ज्यादा वेल नोन ब्रांड के साथ करना चाहते हैं। अब जो एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है ज्वेलरी इंडस्ट्री में, 15 जून से हॉलमार्किंग कंपलसरी हो रही है। आपकी कंपनी किस तरह से पोजीशनड है और इस हॉलमार्किंग के कंपलसरी होने के बाद कितना फायदा कल्याण ज्वेलर्स को होगा, ये बताएं सर। Kalyan Jewellers is one of the first brands who started selling only hallmark gold, and it happened about 15-20 years before when government announced hallmark itself. From the beginning itself, we are one of the pioneers to launch hallmark gold. And as I told you in Q4, wherein we saw a lot of unorganized segment shift to organized, this hallmarking getting implemented again will further accelerate the shift from unorganized to organized is what we feel, because a few unorganized segment do sell inferior quality gold. Now when hallmark is announced, they will not be able to do it. Those kind of